ई श्रम कार्ड की पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि ई श्रम कार्ड का काम किस वेबसाइट से किया जाता है, आप उस वेबसाइट तक कैसे पहुंचोगे, साथ ही साथ उस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको अच्छे से सिखा दी है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई ग्राहक आता है जिसको अपना ई श्रम कार्ड बनवाना है तो आप उस ग्राहक का ई श्रम कार्ड कैसे बनाओगे, ई श्रम कार्ड बनाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान देना है और ई श्रम कार्ड बनाने का आप उस ग्राहक से कितना पैसा चार्ज करोगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। किसी भी ग्राहक का ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको ई श्रम की वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट के बारे में हम पिछली क्लास में अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इस वेबसाइट पर कैसे आना है वो भी हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको ई श्रम लिख करके सर्च करना है। इसके बाद isram.gov.in की वेबसाइट मिलेगी। ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके सामने ये वाला पेज आता है तो यहाँ पर गो टू मेन पेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप ई श्रम कार्ड के होम पेज पर आ जाओगे। ई श्रम कार्ड का कोई भी काम करना हो आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान देना है। किसी भी ग्राहक का ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको राइट साइड में रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम जो लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहीं से जो है ई श्रम कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, जिसमें जो है सबसे पहले आपसे जो है इंटर मोबाइल नंबर पूछा गया है और यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया है आधार लिंक मोबाइल नंबर। मतलब कि कहा गया है कि यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर डालोगे, जिस भी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बना रहे हो उस कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो डालना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है फिर भी आप उस कस्टमर का बना सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आपके पास जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट लगा करके आपको बनाना होता है। दूसरी बात की यहाँ पर जो है कहा गया है कि आधार लिंक मोबाइल नंबर, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं डालते हो फिर भी काम चल जाता है, क्योंकि जो आधार लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी वो आगे पड़ती है। यहाँ पर जो है आप नॉर्मल भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो या फिर जो आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उसको भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अगर कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर जो है जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा है वही डालिएगा। अगर आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है या फिर जो जुड़ा था वो खो गया है तो आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हो जो कस्टमर आपको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात की आपको ध्यान देना है, हमने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि ई श्रम कार्ड आप उन्हीं कस्टमर का बना सकते हो जिनकी उम्र कम से कम 16 साल है और ज्यादा से ज्यादा 59 साल की उम्र के हैं, उन्हीं का जो है ई श्रम कार्ड बनेगा, इस बात का ध्यान देना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है जैसा लिखा हुआ है आपको इस बॉक्स में भरना है। इसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों पर आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप यस पर क्लिक करते हो तो ये बता देगा कि आप जो है एलिजिबल नहीं हो ई श्रम कार्ड के लिए, मतलब कि अगर कोई कस्टमर ईपीएफओ में शामिल है या फिर ईएसआई में शामिल है तो उसका जो है ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा, उसका आप नहीं बना सकते हो। तो आपको जिसका भी बनाना है केवल नो पर क्लिक करना है, इस बात का ध्यान देना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसा कैप्चा आपको दिखाई देगा वैसा आपको इस वाले बॉक्स में भरने के बाद दोनों ऑप्शन पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर भरना है, ये जो कैप्चा है इसके अंदर भरना है। कभी कभी क्या होता है कि ओटीपी थोड़ा सा लेट आएगा तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना है। ओटीपी डालने के बाद ये कैप्चा इसके अंदर भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आधार ई केवाईसी का पेज आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा दोस्तों कि जब आप ई श्रम कार्ड की वेबसाइट से ई श्रम कार्ड बनाना शुरू करोगे तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालकर के आगे का प्रोसेस करते हो तो इस तरह से हैवी ट्रैफिक का एरर आ जाता है। इसका ये मतलब होता है कि इस टाइम पर ई श्रम कार्ड की वेबसाइट को ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक आ गया है और इसी वजह से ये एरर आ गया है। तो आपको क्या काम करना है, इस पेज से जो है पीछे जाना है, फिर से जो है ट्राई करना है। हैवी ट्रैफिक का एरर आता रहता है, उससे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको बार बार ट्राई करना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुली ओटीपी चला जाता है। ओटीपी को भरने के बाद सबमिट करोगे तो आपके सामने आधार ई केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। आधार ई केवाईसी करने के आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला तो आप आधार नंबर से कर सकते हो, दूसरा वर्चुअल नंबर से कर सकते हो। दोनों में से बेस्ट है आधार नंबर। कस्टमर का आधार नंबर आपके पास जरूर होगा, जिसका भी आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उसका आधार कार्ड अपने पास फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा या फिर आप फोटो भी क्लिक करके मंगा सकते हो। यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड नहीं करना पड़ता है, केवल जानकारी भरनी होती है। तो आधार नंबर पर क्लिक रहने देंगे। इसके बाद जो है आधार नंबर वाले सेक्शन में ये जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें जो है आपको कस्टमर का आधार कार्ड का जो नंबर है वो डालना है। कस्टमर का आधार नंबर डालने के बाद ये जो आंख का बटन है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने आधार कार्ड नंबर सही डाला है या फिर कहीं पर गलती है। अगर कहीं पर गलती होती है तो आप क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। नीचे की साइड में आपको वेरिफिकेशन करने के तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है फिंगरप्रिंट का। अगर किसी कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस कंडीशन में आप फिंगरप्रिंट से भी बना सकते हो, लेकिन फिंगरप्रिंट से बनाने के लिए आपके पास फिंगरप्रिंट का डिवाइस होना चाहिए, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है और अपने कंप्यूटर लैपटॉप या फिर अगर मोबाइल फोन से बना रहे हैं तो उसमें जो है जो भी आप फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करते हैं मंत्रा का मोरफो का उसको कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये वाला जो कैप्चा है इसके अंदर भरना है, इस पर टिक लगाना होता है और कैप्चा बायोमेट्रिक पर क्लिक करना होता है। कस्टमर का जो अंगूठा है वो आपको बायोमेट्रिक पर लगवाना होता है, उसके बाद जो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है और दूसरी कंडीशन की अगर कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो उस कंडीशन में आपको फिंगरप्रिंट से बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप ओटीपी से ही वेरिफिकेशन कर सकते हो, ओटीपी से ही बना सकते हो। इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ओटीपी। आज के समय में हर एक कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और ओटीपी आसानी से मिल जाता है। कुछ ही ऐसे कस्टमर हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदना पड़ेगा। फिलहाल हम ओटीपी ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि हम जिस कस्टमर का बना रहे हैं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी ऑप्शन को चुनने के बाद ये वाला जो कैप्चा है जैसा लिखा हुआ है इस वाले बॉक्स में भर देना है। आई एग्री पर कंसल्ट देना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। किसी कारण से अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड कर सकते हो। ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आपको वेट करना है। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर भरना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा इसके अंदर भरना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर आपको कस्टमर की जो पर्सनल जानकारी है वो दिखाई देगी। कस्टमर की जो फोटो है वो दिखाई नहीं देती है, इस बात को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन जब ई श्रम कार्ड बन जाता है तो उस पर फोटो आती है। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, नीचे की साइड में कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है जहां पर आपको कस्टमर की पर्सनल जानकारी भरनी है, जैसे कि जो भी कस्टमर ने मोबाइल नंबर दिया है वो यहाँ पर रहेगा। नीचे आपसे इमरजेंसी मोबाइल नंबर मांगा गया है, मतलब कि अगर कस्टमर कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है। इसके बाद नीचे की साइड में ईमेल आईडी मांगा गया है, कस्टमर अगर ईमेल आईडी दिया है तो आप भर सकते हो, वरना ये भी जरूरी नहीं है। तो मेरी कंडीशन में हम ना सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालने वाले हैं ना ईमेल आईडी डालने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपसे जो है मैरिड का स्टेटस पूछा गया है, इसमें आपको बताना है अगर कस्टमर शादीशुदा है तो मैरिड को चूज करेंगे, अगर कस्टमर शादीशुदा नहीं है तो नेवर मैरिड को चूज करेंगे, अगर कस्टमर का डाइवोर्स हो चुका है या फिर सेपरेट रहते हैं तो ये चूज कर सकते हो। मेरी कंडीशन में कस्टमर की शादी नहीं हुई है इसलिए हम नेवर मैरिड को चूज करेंगे। नीचे आपसे कस्टमर का जो फादर का नाम है वो पूछा गया है तो यहाँ पर आपको कस्टमर का फादर का नाम लिख देना है। नीचे जो है कस्टमर की माताजी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर कस्टमर की माताजी का नाम आप कस्टमर से पूछ करके भरेंगे। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि सर इसमें जो भी जानकारी हमसे पूछी गई है, जो भी जानकारी हम भर रहे हैं उसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरेंगे या फिर छोटे अक्षरों में भरेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप अंग्रेजी के सेंटेंस केस में भर सकते हो, जैसे कि मैंने भरा हुआ है। फादर का नाम आप देख सकते हो और मदर का नाम हमने आपको एग्जांपल में भर के दिखाया है। नाम का पहला अक्षर जो है बड़ा रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा, इसको सेंटेंस केस बोला जाता है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। इसके बाद नीचे की साइड में आपसे सोशल कैटेगरी पूछी गई है तो कस्टमर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है आपको उस कैटेगरी को चूज कर लेना है। इसके बाद नीचे की साइड में सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है। जहां जहां पर स्टार बना हुआ है वो चीजें जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। जहां पर स्टार नहीं बना हुआ है वो चीजें जरूरी नहीं है। हमने जितने भी ई श्रम कार्ड बनाए हैं या फिर जितने भी जनसेवा केंद्र वाले ई श्रम कार्ड बनाते हैं वो लोग जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है और आपको भी अपलोड नहीं करना है। अगर आप जनरल को चूज करते हो तो यहाँ पर जो है जो जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं मांगा जाएगा, साथ ही साथ ओबीसी में मांगा जाएगा, एसटी
एसटी में मांगा जाएगा और एससी में मांगा जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। लेकिन आपको इसे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपसे ब्लड ग्रुप पूछा गया है, तो कस्टमर ने अगर आपको ब्लड ग्रुप बताया है तो आप यहाँ से बता सकते हो, वरना इसे खाली छोड़ना है। अगर कोई कस्टमर विकलांग है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और किस टाइप का विकलांग है आप यहाँ से बताओगे, जैसे कि सुनने में प्रॉब्लम है, मेंटल डिसेबल है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप है, विजुअली हैंडीकैप है, तो वो चीज आप यहाँ पर बस सिलेक्ट करोगे और ये चीज आप कस्टमर से पूछ सकते हो। लेकिन कस्टमर अगर जो है विकलांग नहीं है तो बस आपको नो पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। नीचे की साइड में आपसे जो है नॉमिनी की डिटेल्स पूछी गई है। कस्टमर अपने ई श्रम कार्ड में जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहता है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी है, जिसमें सबसे पहले नॉमिनी का नाम भरना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरनी है, नॉमिनी का जो जेंडर है यहाँ से चूज करना है। इसके बाद जो भी नॉमिनी से रिलेशन है कस्टमर का वो आपको यहाँ पर बताना है। ये जो रिलेशन है ना, ऊपर की साइड में जब आपने कस्टमर का मैरिड का स्टेटस चूज किया था तो उसके हिसाब से यहाँ पर आता है। जैसे कि मेरी कंडीशन में देखोगे हमने नेवर मैरिड चूज किया है, मतलब कि इस कस्टमर की शादी नहीं हुई है। तो जब कस्टमर की शादी नहीं हुई है तो वो जो है अपनी माता को या फिर अपनी सिस्टर को जो है नॉमिनी बना सकता है। बाकी और भी ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर पिता को बनाना चाहता है तो मेल चूज करेगा और यहाँ पर जो है फादर चूज करेगा, या फिर भाई को बनाना चाहता है तो डिपेंडेंट ब्रदर चूज करेगा और यहाँ पर उन्हीं की जानकारी भरनी होती है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा कस्टमर है तो जब आप यहाँ पर मैरिड को चूज करोगे तो यहाँ पर जो नॉमिनी की रिलेशनशिप है वो बदल जाती है। जैसे कि अगर आप किसी शादीशुदा महिला का ई श्रम कार्ड बना रहे हो तो वो अपने हस्बैंड को नॉमिनी बना सकती है, सन को बना सकती है, फादर को बना सकती है, अडॉप्टेड सन को बना सकती है, डिपेंडेंट ब्रदर को बना सकती है। तो इस हिसाब से जो है नॉमिनी का जो रिलेशन है वो बदल जाता है। बाकी नॉमिनी डिटेल में अगर आप जेंडर को फीमेल बनाते हो तो यहाँ पर जेंडर के हिसाब से जो है रिलेशनशिप चेंज होता है। जैसे कि वाइफ को बना सकते हो नॉमिनी, डॉटर को बना सकते हो, मदर को बना सकते हो, तो उस हिसाब से चेंज होता है। मतलब कि जिस कस्टमर का आप ई श्रम कार्ड बना रहे हो वो शादीशुदा है या फिर शादीशुदा नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किसको किसको नॉमिनी बना सकता है। साथ ही साथ जब आप जेंडर को चूज करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर नॉमिनी की जानकारी आती है। फिलहाल मेरी कंडीशन में जो है कस्टमर तो शादीशुदा नहीं है तो हम नेवर मैरिड को चूज करेंगे और यहाँ पर जो है फीमेल को चूज करेंगे और यहाँ पर माता जी को जो है हम नॉमिनी बनाने वाले हैं। ठीक है। बाकी कस्टमर जो है अपनी सिस्टर को भी बना सकता है। अगर भाई को बनाना चाहता है तो मेल को चूज करके यहाँ पर जो है डिपेंडेंट ब्रदर को चूज करेगा, यानी कि भाई को बना सकता है। ठीक है। इसके बाद जो नॉमिनी का एड्रेस है, जिसको भी कस्टमर नॉमिनी बनवा रहा है उसका जो भी एड्रेस आपको इसके अंदर बनना है और यहाँ पर जो भी नॉमिनी की जानकारी भरनी है ना वो आपको आधार कार्ड से बननी है। जैसे उसके आधार कार्ड पे नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है और जो भी उसके आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा है वो सारी जानकारी आपको नॉमिनी के आधार कार्ड पे मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि नॉमिनी बनाना मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है। इसे अभी के टाइम में आप छोड़ सकते हो, बाद में भी कस्टमर जो है अपने ई श्रम कार्ड में नॉमिनी को ऐड करवा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने इस कस्टमर की माता जी को नॉमिनी बना दिया है और माता जी की जानकारी भर दी है। बाकी अगर आप शादीशुदा महिला का बना रहे हो तो उनके पति को आप नॉमिनी बना सकते हो, उनके बेटे बेटी को भी बना सकते हो। और अगर आप शादीशुदा पुरुष का बना रहे हो तो नॉमिनी में आप उनकी पत्नी को भी नॉमिनी बना सकते हो, बच्चों को भी बना सकते हो। ठीक है। फिलहाल मेरी कंडीशन में हम जिसका बना रहे हैं वो शादीशुदा नहीं है तो हमने जो है उनकी माता जी को बना दिया है। आपको भी सेम यही काम करना है। बाद में जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हो, नॉमिनी जो है बाद में चेंज भी हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऊपर जो भी जानकारी हमने आपको बताई है ज्यादा कुछ तो भरना नहीं है, यहाँ पर बस समझाने में थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन इस फॉर्म को जब आप भरोगे ना तो केवल 1 मिनट का काम है। ऊपर जो भी जानकारी हमने आपको बताई है सबको भरने के बाद यहाँ पर नॉमिनी की जानकारी भरने के बाद इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आप जो है इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको रेसिडेंशियल डिटेल्स भरना पड़ेगा, मतलब कि कस्टमर का जो भी एड्रेस है उसको भरना पड़ेगा। जिसमें जो है सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। कस्टमर जो है जिस भी राज्य का रहने वाला है उस राज्य को आपको चूज कर लेना है। इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कस्टमर जिस राज्य का रहने वाला है उस राज्य को आप यहाँ पर चूज कर लोगे। इसके बाद नीचे की साइड में जिले का नाम चूज करना है, तो जिस भी जिले का कस्टमर रहने वाला है उसको चूज कर लेंगे। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक आईडी पूछा गया है तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। नीचे आपसे करंट एड्रेस पूछा गया है, यानी कि वर्तमान पता। वर्तमान समय में ये कस्टमर किस पते पर रहता है वो आपको यहाँ पर जो है भरना है। इसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि कस्टमर जो है गांव का रहने वाला है लेकिन वो दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, चेन्नई ऐसे शहरों में जो है कमाने गया है, तो जहां पर वर्तमान समय में रह रहा है वो पता आपको इसके अंदर भरना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कस्टमर कहीं पर भी कमाने गया है कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस है वही आप यहाँ पर भी भर देंगे और वही एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस में भी भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ई श्रम कार्ड बनाते समय जो भी कस्टमर का करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा गया है वो जो है आपको सेम भर देना है। कौन सा एड्रेस भरना है? जो कस्टमर के आधार कार्ड पे पीछे जो है लिखा हुआ है। एड्रेस को भरते समय सबसे पहले आपको बताना है कि कस्टमर अर्बन का रहने वाला है, मतलब शहरी का रहने वाला है, या फिर रूरल यानी कि गांव का रहने वाला है। आप कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करोगे। इसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के पीछे जो भी एड्रेस लिखा हुआ है आप एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में जो है टाइप कर दोगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है कस्टमर जिस राज्य का रहने वाला है राज्य चूज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके जिला चूज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम चूज करेंगे। इसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के पीछे जो पिन कोड लिखा हुआ है इसके अंदर भर देंगे। ठीक है। और जो कस्टमर के आधार कार्ड के पीछे एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस में भी भर देना है, सेम उसी तरह से। बाकी आप चाहो तो ये काम भी कर सकते हो कि करंट एड्रेस में कस्टमर वर्तमान समय में जहां पर रहता है उस एड्रेस भर दोगे और परमानेंट एड्रेस में जो है आधार कार्ड वाला एड्रेस भर सकते हो। और एड्रेस को लेकर आपको तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में आप सेम एड्रेस भर सकते हो, आधार कार्ड वाला ही एड्रेस भर सकते हो। ठीक है। जब आप करंट एड्रेस को भर करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है स्टे एट करंट लोकेशन, मतलब कि इस लोकेशन पे कस्टमर जो है कितने सालों से रह रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो करंट एड्रेस में अगर आपने आधार कार्ड वाला एड्रेस ही भरा है तो आप यहाँ पर जो है कस्टमर की जो भी जन्मतिथि है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ईयर को चूज कर लोगे। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आप यहाँ से ईयर को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जो है करंट एड्रेस में कस्टमर जहाँ पर कमाने गया है वो वाला एड्रेस भरा है तो कस्टमर जो है वहाँ पर पिछले 2 साल से 4 साल से रह रहा होगा, तो वो चीज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी कंडीशन में करंट वाले एड्रेस में हम आधार कार्ड वाला एड्रेस ही भरते हैं, साथ ही साथ परमानेंट एड्रेस में भी आधार कार्ड वाला ही एड्रेस भरते हैं। और यहाँ पर जो करंट लोकेशन पूछा गया है स्टे करने का, तो उस कंडीशन में जो भी कस्टमर की जन्मतिथि होती है उसके अकॉर्डिंग हम ईयर निकाल लेते हैं और यहाँ से ईयर को सेलेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड्रेस को भरने में आपको तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरह से मैंने भरा है उसी तरह से आप भर सकते हो। एड्रेस लाइन 1 में विलेज लिखना है, इसके बाद विलेज का नाम, पोस्ट लिखना है, फिर पोस्ट का नाम, इसके बाद जो है तहसील का नाम और जिले का नाम लिख देना है। इसके बाद ये चीज आपको सेलेक्ट कर लेनी है, पिन कोड भर देना है और यही सेम चीज आपको ऊपर वाले में भी करनी है। ठीक है। तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो बाद में भी आप इसे सही कर सकते हो। एड्रेस को भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको ग्राहक का एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है वो बताना है, मतलब कि जिसका भी आप ई श्रम कार्ड बना रहे हो उसने कितनी पढ़ाई की है वो चीज आपको यहाँ पर बतानी है। जिसमें सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है तो आप नॉट लिटरेट पर क्लिक कर दोगे। अगर कक्षा 5 से कम पढ़ा है तो बिलो प्राइमरी चूज कर लोगे। अगर कक्षा 5वीं तक पढ़ा है तो प्राइमरी, 8वीं तक पढ़ा है तो मिडिल, 10वीं तक पढ़ा है तो सेकेंडरी, 12वीं तक पढ़ा है तो हाई सेकेंडरी, डिप्लोमा किया है तो ये चूज कर सकते हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीजें दी गई है। मेरी कंडीशन में ये कस्टमर काफी पढ़ा लिखा है लेकिन हम जो है इसको हायर सेकेंडरी कर देते हैं, कक्षा 12वीं तक मान के चलते हैं पढ़ा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका बनेगा। ठीक है। अगर कस्टमर ज्यादा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी आप बता सकते हो या फिर कम भी बता दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे जो है आपसे एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है, मतलब कि जितनी पढ़ाई की है उसका मार्कशीट आपको अपलोड करना है। साइज जो है 1 MB से कम का होना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है। अपलोड करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। मेरी कंडीशन में हमने जितने भी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बनाया है किसी का भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड नहीं किया है। इसके बाद मंथली इनकम सेलेक्ट पूछा गया है, मतलब कि जिसका भी आप बना रहे हो उसकी मंथली कमाई कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है 10,000 से बिलो हम सेलेक्ट कर देंगे, बाकी आप 10 से 15,000 सेलेक्ट कर सकते हो और भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कम से कम आप सेलेक्ट करोगे तो सही रहेगा। इसके बाद नीचे की साइड में कस्टमर का जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी कि आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है और ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि अपलोड करना जरूरी नहीं है और इसको भी आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपलोड करना चाहो तो 1 MB में इस साइज में बना करके अपलोड कर सकते हो, PDF, PNG, JPG हर में सपोर्ट करेगा। मैंने जो है ना ही किसी कस्टमर का एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया, ना ही इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया है, बहुत सारे मैंने ई श्रम कार्ड बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतनी ही जानकारी देनी है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ऑक्यूपेशन एंड स्किल वाले पेज पर आ जाओगे। इस वाले पेज पर आपको कस्टमर कौन सा काम करता है उसकी जानकारी बतानी होती है, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले बताया गया है कि अगर कस्टमर
ओला, उबर, जोमेटो के साथ जुड़ करके काम कर रहा है तो आपको यस पर क्लिक करके उसके अनुसार जो है ई श्रम कार्ड बनाना है। लेकिन अगर कस्टमर जो है उबर, ओला, जोमेटो, अमेज़न के साथ काम नहीं कर रहा है तो इसको आपको यस नहीं करना है बल्कि नो ही रहने देना है। इसके बाद जो है आपसे कस्टमर का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो पूछा जाएगा, मतलब कि कस्टमर जो है कौन सा काम करता है, किस काम को करता है कस्टमर, वो आपको बताना है। कस्टमर जो भी काम करता है उसका जो है आपको कुछ कैरेक्टर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का काम है तो इलेक्ट्रिशियन लिख करके सर्च करोगे तो यहाँ पर जो है आ जाएगा। जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिशियन है जो कि नॉर्मली जो बिजली का काम करते हैं, फिटिंग वगैरह का घरों में, अगर वैसा कस्टमर काम कर रहा है तो उसको चूज करोगे। अगर माइंस में काम करता है तो उसको चूज करोगे। अगर बिल्डिंग वगैरह में जो है काम करता है तो उसको चूज करोगे। फीटर का काम करता है तो उसको चूज करोगे। मतलब कि जो भी कस्टमर काम करता है वो आप इस तरह से सर्च करोगे, वो आ जाएगा, उसको चूज करोगे। इलेक्ट्रिशियन का हेल्पर है तो इसको चूज करोगे। ठीक है, इसी तरह से मान के चलते हैं कि कोई कस्टमर जो है पेंटर है तो आप जो है जैसे ही पेंटर लिख करके सर्च करोगे तो यहाँ पर जो है आ जाएगा, पेंटर के रिगार्डिंग जो है आ जाएगा। इसमें देखोगे पेंटर्स एंड रिलेटेड वर्क्स अदर, इसको चूज करोगे तो वो पेंटर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई कस्टमर प्लम्बर का काम करता है तो आप प्लम्बर लिख करके सर्च करोगे तो वो काम आ जाएगा। अगर कोई कस्टमर एग्रीकल्चर का काम करता है तो एग्रीकल्चर लिख करके सर्च करोगे तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि सभी कामों की एक लिस्ट बनाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लिक हियर का बटन आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा। इस पीडीएफ में जो है सभी काम दिए गए हैं, हर एक काम जो है आप यहाँ पर देख सकते हो और इसी नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पर जो है वो काम मिल जाएगा। अब कस्टमर जो भी काम करता है आप इसमें से अच्छे से देख लीजिएगा। उसका एक कोड भी दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे आप ऑक्यूपेशन का कोड के नाम से जो है ये कोड है, इस कोड के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, हर एक तरह के जो काम होते हैं सभी काम यहाँ पर दिए गए हैं। हर एक तरह के काम करने वाले कस्टमर का आप ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ से आप जो है पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको इस पीडीएफ के बारे में बताया था। तो मेरी कंडीशन में कस्टमर जो है प्लम्बर का काम करता है तो हम प्लम्बर को चूज कर लेंगे। जैसे ही आप कस्टमर का प्राइमरी ऑक्यूपेशन को चूज करते हो, मतलब कि जो भी कस्टमर काम करता है तो ऑक्यूपेशन सेक्टर का नाम, ऑक्यूपेशन फैमिली का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपसे जो है वर्क का एक्सपीरियंस पूछा गया है, जो भी काम कस्टमर करता है उसमें कितने साल का एक्सपीरियंस है वो चीज आप यहाँ पर बता सकते हो। 0 साल का है तो 0 चूज करोगे, 2-3 साल का है तो आप वहाँ से बता सकते हो, बस बताना है। ठीक है, नीचे की साइड में जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछा गया है, मतलब कि अगर कस्टमर इसके अलावा कोई और काम जानता है तो वो आप बता सकते हो। नहीं जानता है तो उसको खाली छोड़ना है। यहाँ पर देखोगे स्टार्ट नहीं बना है और पहले वाले में स्टार्ट बना हुआ था। ठीक है, अगर कस्टमर इसके अलावा जो है फर्नीचर का काम जानता है तो फर्नीचर आप लिख करके सर्च करोगे तो इसके बाद जो है फर्नीचर रिलेटेड काम आ जाएंगे। यहाँ पर जो है हम इस वाले काम को चूज कर लेते हैं, कस्टमर इसे भी जानता है। तो इस तरह से आप प्राइमरी ऑक्यूपेशन और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को बता सकते हो, मतलब कि कस्टमर जो भी काम करता है, जो भी काम जानता है उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हो। इसके बाद जो ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, मतलब कि प्रमाण पत्र, और ये मैंडेटरी नहीं है, इसको अपलोड नहीं करना है। ठीक है, खाली छोड़ देना है आपको। इसके बाद नीचे पूछा गया है कि कस्टमर ये जो काम जानता है क्या वो किसी ट्रेनिंग के द्वारा सीखा है या फिर खुद जो है सीख चुका है। तो अगर कस्टमर किसी इंस्टीट्यूट में किसी जगह पर जाकर के टेक्निकल ट्रेनिंग लिया है तो आप पहला ऑप्शन चूज करोगे, वरना आपको जो है दूसरा ऑप्शन बस चूज कर देना है। इसके बाद सब स्किल पूछा गया है तो यहाँ पर जो है आप बताओगे कि अगर ये कस्टमर कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है तो कैसे सीखा है। तो यहाँ पर जो है सेल्फ लर्निंग चूज कर सकते हो या फिर लर्निंग ऑन द जॉब, मतलब कि काम करते करते उसको आ गया, या फिर अदर आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है लर्निंग ऑन द जॉब, मतलब कि जो भी ये कस्टमर प्लम्बर का काम करता है, काम करते करते सीख गया तो हमने वो चूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इंटरेस्टेड इन द स्किल अपग्रेड, तो इस पर क्लिक करना है। टू रिसीव फ्रॉम टेक्निकल ट्रेनिंग, इसको जो है चूज कर देना है। बस इसमें यही ऑप्शन रहता है, मतलब कि जो भी कस्टमर काम जानता है उस स्किल को अपग्रेड करना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी फ्यूचर में, उसके लिए ये पूछा गया है तो इसमें जो है इसको सेलेक्ट कर देना है बस। ठीक है, मेरे ख्याल से जो भी इस वाले पेज पर आपको जानकारी भरनी है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस समझाने में थोड़ा सा समय लगा। यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है फ्यूचर में आप इसे भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में सेव एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे बैंक अकाउंट की जानकारी पूछी जाएगी, जिसमें आपको कस्टमर का जो भी बैंक अकाउंट है उसकी जानकारी देनी होगी, जिसमें सबसे पहले बैंक अकाउंट का नंबर पूछा गया है। तो जो भी कस्टमर ने आपको बैंक अकाउंट की जानकारी दी है, जो भी पासबुक आपने कस्टमर से लिया है उस पर बैंक अकाउंट की सारी जानकारी रहती है, उसमें से देख देख करके आपको अच्छे से भरना है। सबसे पहले बैंक अकाउंट का नंबर इसके अंदर भर देंगे और जो बैंक अकाउंट का नंबर है दोबारा से आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में डाल देंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर का जो नाम है इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर बैंक का जो आईएफएससी कोड है उसको भरना है और सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि यहाँ पर किस कस्टमर की बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है तो मैं आपको बता दूं कि जिसका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उसी के बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है, इस बात का ध्यान देना है। कस्टमर के बैंक अकाउंट की जानकारी को भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने प्रीव्यू और सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज आ जाएगा, जिसमें आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सारी जानकारी आपको दिखाई देगी। आप चाहो तो इस पेज को प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हो या फिर इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। इस वाले पेज पर आने के बाद अब आपको नीचे की साइड में आ जाना है। प्रीव्यू और सेल्फ डिक्लेरेशन वाले पेज पर कस्टमर की सभी जानकारी जो भी आपने भरी है सारी जानकारी रहती है, आपको सभी जानकारी को अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके उसको अभी भी सही कर सकते हो, लेकिन आपने सभी जानकारी को सही भरा है और आपने मिला लिया है, सभी जानकारी सही है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पर बस टिक लगाना है और इसके बाद यहाँ पर जो है यस पर क्लिक रहने देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके सामने जो कस्टमर का ई श्रम कार्ड है ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगा, ऑटोमेटिक बन करके आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। ये है ई श्रम कार्ड का फ्रंट पेज और ये है ई श्रम कार्ड का बैक पेज। अब ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ऊपर की साइड में डाउनलोड यूएएन कार्ड लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा बस प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। अब आप देख सकते हो यूएन कार्ड जो है डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। आपके सामने ई श्रम कार्ड बन करके डाउनलोड हो चुका है। अब आपको इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। इसे प्रिंट कैसे करना है इसकी जानकारी हमने आपको अगली क्लास के अंदर बताई है। अब दोस्तों आपने कस्टमर का ई श्रम कार्ड बना दिया है। अगर आप ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बनाते हो तो आपको ₹1 का भी पेमेंट नहीं करना है। ई श्रम की वेबसाइट से ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री में बनते हैं और ई श्रम कार्ड बनाने का और उसे प्रिंट करके कस्टमर को देने का टोटल जो चार्ज आपको कस्टमर से लेना है केवल ₹100 लेना है। मतलब कि कस्टमर का ई श्रम कार्ड भी बनाना है और उसे प्रिंट करके लैमिनेशन करके आप कस्टमर को जब दोगे तो इसका जो पूरा चार्ज है वो है ₹100। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसको केवल ई श्रम कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करवाना है तो डाउनलोड करके प्रिंट करने का जो चार्ज है वो है ₹50। बाकी आप अपने मार्केट के हिसाब से कस्टमर से पैसे चार्ज कर सकते हो। अब आपको नीचे की साइड में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों किसी भी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बनाने के लिए बस आपको इतना ही काम करना होता है। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से बताया है, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है। लेकिन जब आप किसी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बनाना शुरू करोगे और 1 से 2 कस्टमर का जब आप बना दोगे तो किसी भी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बनाना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। केवल 5 मिनट के अंदर अंदर आप किसी भी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बना दोगे। अगर किसी कस्टमर का पहले से ई श्रम कार्ड बना हुआ है, उसमें कोई करेक्शन करना है या फिर उसको डाउनलोड करना है या फिर उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है तो उसकी जानकारी हमने अगली वीडियो में बताई है, आप उन वीडियो को देख सकते हो। के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप किसी भी ग्राहक का ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। किसी भी ग्राहक का ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ई श्रम की वेबसाइट पे चलना होगा। ई श्रम की वेबसाइट पे जाने के लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, उसके अंदर आपको सर्च करना है ई श्रम। इसके बाद ई श्रम की वेबसाइट आ जाएगी, आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आपके सामने ये वाला पेज आता है तो यहाँ पर गो टू मेन पेज पर क्लिक करोगे तो आप ई श्रम की वेबसाइट पर आ जाओगे। किसी भी ग्राहक का ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए राइट साइड में जो रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको जो मेन्यू ऊपर की साइड में दिए गए हैं इसमें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर लॉगिन यूजिंग आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और यहीं से जो है किसी भी ग्राहक का ई श्रम कार्ड आप डाउनलोड करोगे। इस वाले पेज पर आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, जिसके लिए आपको ई श्रम की
होम पेज पर आ जाना है। रजिस्टर ऑन ई श्रम जो लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन का बटन मिल रहा है। आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, सीधा आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। इस वाले पेज पर आने के बाद जिस कस्टमर का ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना है उस कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। कस्टमर के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उसको आपको यहाँ पे डालना है, या फिर कस्टमर ने ई श्रम कार्ड बनाते समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। या फिर अगर कस्टमर को मोबाइल नंबर याद नहीं है तो आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि कस्टमर से पूछ लेना है कि जब उसने ई श्रम कार्ड बनाया था तो कौन सा मोबाइल नंबर दिया था। अगर कस्टमर को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको दूसरी बात पूछनी है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो। या फिर कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा है वो खो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम इस बॉक्स में इस तरह से भर देना है, जैसा कैप्चा रहेगा वैसा ही भरना है। इसके बाद नीचे आपको सेंड ओटीपी का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अगर कैप्चा गलत हो जाता है तो फिर से कैप्चा बदल जाएगा, फिर से जो कैप्चा दिखाई देगा वो आपको इसके अंदर भरना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ भरना है। ओटीपी भरने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई देगा सेम इस वाले बॉक्स में भर देना है, जैसा कैप्चा दिखाई देगा वैसा ही भरना है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहाँ पर आपको आधार नंबर पर क्लिक रहने देना है और यहाँ पर जो भी कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर है वो डालना है। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप फिंगरप्रिंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। ये कैप्चा जैसा दिखाई देगा यहाँ पर वैसा ही इस वाले बॉक्स में भरना है और अपने कंप्यूटर लैपटॉप में फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। मंत्रा का, मोर्फो का, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप ई श्रम कार्ड को मोबाइल फोन से डाउनलोड कर रहे हैं तो मोबाइल फोन में भी बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर डालने के बाद फिंगरप्रिंट पर क्लिक करने के बाद कैप्चा को भरने के बाद जैसे ही आप कैप्चा बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे तो जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा वो जलने लगेगा। इसके बाद कस्टमर का अंगूठा आपको उस पर लगवा लेना है। इसके बाद कैप्चा डिवाइस हो जाएगा और आप जो है लॉगिन हो जाओगे। लेकिन अगर कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको ओटीपी वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। ये काफी ज्यादा आसान है। इसमें जो है एक आइरिस का भी ऑप्शन दिया गया है। आइरिस वो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके आंखों को स्कैन किया जाता है, तो ये डिवाइस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ओटीपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कस्टमर के आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर जुड़ा है तो ओटीपी को ही सिलेक्ट करिएगा। अगर नहीं जुड़ा है तो फिंगरप्रिंट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, आप फिंगरप्रिंट लगा करके भी डाउनलोड कर सकते हो। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी ऑप्शन को चूज करने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में जैसा लिखा है वैसे ही भर देना है। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर आपको ये बताया गया है कि कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको इसके अंदर भरना है और ये वाला कैप्चा आपको इसके अंदर भर के वैलिडेट पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर लिंक था वो खो गया है तो आप उसको जो है फिंगरप्रिंट से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपके पास फिंगरप्रिंट का डिवाइस होना चाहिए। उस कंडीशन में आपको आधार नंबर डालने के बाद फिंगरप्रिंट ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ना होता है और फिंगरप्रिंट कैप्चर करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल मेरी कंडीशन में कस्टमर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा था और हमने जो है ओटीपी का इस्तेमाल किया है। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आया है उसको यहाँ पे भरना है, ये वाला कैप्चा इसके अंदर भरना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें कस्टमर की जानकारी रहेगी। आपको क्या काम करना है, ऊपर की साइड में ये जो होम लिखा हुआ है ना, इसी के बगल में ये जो नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड यूएन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप उस वाले पेज पर आ जाओगे जहां से आप कस्टमर का यूएन कार्ड यानी कि जो ई श्रम कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड यूएन कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो कस्टमर का ई श्रम कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ग्राहक का ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट कैसे करना है इसकी जानकारी हमने आपको अगली क्लास में बताई है। तो अगर आप ई श्रम कार्ड को प्रिंट भी करना चाहते हैं तो वो क्लास जरूर देखिए। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर ई श्रम कार्ड में फोटो कहां से आ जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड में आधार कार्ड वाली ही फोटो आती है। तो फोटो को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, जब भी आएगी आधार कार्ड वाली ही फोटो आएगी, आप अलग से फोटो अपलोड नहीं कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कस्टमर का ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तो ज्यादातर मॉर्निंग के समय में डाउनलोड करिएगा, 10 बजे से पहले, क्योंकि दोस्तों ई श्रम कार्ड के काम जो है इस समय काफी तेजी से किए जा रहे हैं और ये वेबसाइट जो है काफी लोड लेती है, जिसकी वजह से काफी सारे एरर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि आप ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, अगर आप लॉगिन करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, वेबसाइट डाउन एरर आ जाएगा, हैवी ट्रैफिक का एरर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि अगर आप किसी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बना रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो या फिर करेक्शन कर रहे हो तो 10 बजे से पहले करोगे तो ये साइट जो है काफी अच्छे से काम करती है। बाकी दिन में भी काम करती है लेकिन एरर आपको आता रहेगा। जैसे कि जब आप ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने जाओगे तो लॉगिन यूजिंग आधार वाले पेज पर आने के बाद जहां पर आपको कस्टमर का आधार नंबर डाल करके वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट या फिर ओटीपी का इस्तेमाल करना होता है, तो हम ओटीपी ऑप्शन को चूज करके और कैप्चा को भर करके जैसे ही सबमिट करते हैं तो इस वाले पेज पर जो है प्लीज वेट करके इस तरह से एरर आ जाता है। और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस टाइम पर इस वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक है, यानी कि ज्यादा मात्रा में लोग इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है लगभग मैं 2 मिनट तक रुका रहा, फिर भी जो है ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जिसकी वजह से जो है मैंने इस वीडियो को बीच में ही स्किप कर दिया था, फिर मैं अगली मॉर्निंग में इस वीडियो को कंटिन्यू किया। 10 बजे से पहले मैंने जो है ये काम किया तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाया। इसके बाद जो है मैंने आपको ई श्रम कार्ड डाउनलोड करके दिखाया है। तो कहने का ये मतलब है कि इस वेबसाइट से ज्यादा मात्रा में लोग इस टाइम पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर हैवी ट्रैफिक की वजह से एरर आ सकता है, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप मॉर्निंग के समय में करते हो, इवनिंग के समय में करते हो, नाइट के समय में करते हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। कहने का बस मतलब ये है। बाकी ये वेबसाइट दिन में भी काम करती है, कभी कभी दिन में भी अच्छा चलती है, तो आप दिन में भी ट्राई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी जो ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने का तरीका है वो तो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से आप किसी भी ग्राहक का ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।